देखिएगा, आज हम लोग पढ़ेंगे रस। और रस की परिभाषा क्या होती है, रस किसे कहते हैं, रस का मतलब क्या होता है, यही जानना है। ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात कि रस की परिभाषा क्या है, रस के कार्य क्या होते हैं, रस हिंदी साहित्य में कैसा स्थान रखता है। देखिए, जब रस की चर्चा की जाती है तो रस काव्य का आत्मा है। ये बात सबसे पहले बताई जाती है कि रस क्या है, काव्य की आत्मा है। और रसात्मकम काव्यम, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, सीधा सीधा संस्कृत में इस बात को बताया गया है कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम, काव्य जो है वो रस पर, काव्य का जो वाक्य है रस पर ही निर्भर करता है। परिभाषा जो है भरत मुनि के अनुसार, जो देखिएगा सबसे पहले अगर किसी ने रस दिया तो भरत मुनि थे। और नाट्य शास्त्र में इन्होंने सबसे पहले इसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा था विभावा अनुभावा व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। उन्होंने एक सूत्र दिया और उसके माध्यम से इन्होंने कहा कि जिसमें विभाव हो, अनुभाव हो, व्यभिचारी भाव हो, अर्थात ये कह सकते हैं कि संचारी भाव हो, के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यानी रस उत्पन्न होता है। और रस जो है, रस के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4। देखिएगा, पहला अंग जो होता है अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, और तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। अब इसमें सबसे पहली बात कि अस्थाई भाव किसे कहते हैं। अस्थाई भाव वह भाव जो सहृदय के अंतर्गत या अंतःकरण में, सहृदय के अंतःकरण में हर समय विद्यमान रहे, उसे अस्थाई भाव कहते हैं। इनकी संख्या 9 है। देखिएगा, अब इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि स्थायी भाव, ऐसा भाव, ऐसे मन के अंदर भाव उत्पन्न हो, या हमारे मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो जो अस्थायी रहे, उसमें किसी तरीके का परिवर्तन न हो, उसे अस्थायी भाव हम कहते हैं। और इनकी संख्या 9 मानी गई है। इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। देखिएगा, इसमें अब इनकी संख्या 9 मानी गई है। ऐसे भाव होते हैं जो मन के अंदर, मतलब हर समय, जैसे मान के चलिए कि हम लोग किसी तरीके की भाव उत्पन्न होता है, जैसे नौकरी पाने की इच्छा, हमारे मन में ये होता है कि हम नौकरी पाए, तो ये स्थायी भाव है और ये बना रहेगा जब तक हम पा न लें। उदाहरण के रूप में यही होगा कि हमारे मन में नौकरी पाने की अगर इच्छा है तो हम ये सोच के चल रहे हैं कि मुझे नौकरी पाना है, इसके लिए पढ़ना होगा, और ये स्थायी भाव है, ये बना रहता है। ठीक है। दूसरा विभाव, विभाव का मतलब अस्थायी भाव के उद्बोधक कारणों या कारण को विभाव कहते हैं। अब देखिएगा, अस्थायी भाव को उद्बोधक, यानी इससे जो उत्पन्न होते हैं, जो अस्थायी भाव है, उसको पाने की चेष्टा जिन भावों के माध्यम से होता है, यह उसे हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। और यह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन यानी आलंबित हो, यानी आश्रित हो, कह सकते हैं। आलंबन भावों का उद्गम जिस मुख्य भाव या वस्तु के कारण हो, आलंबन विभाव कहते हैं। नहीं समझे? कहने का मतलब यह है कि मुख्य भाव, अर्थात अगर इस मार्कर को देख रहे हैं, इसको देख के इसे पाने की अगर मन में उत्पत्ति होती है, मन में भाव बनता है कि इस मार्कर को पाले, तो ये हमारा क्या है? मुख्य वस्तु है, और इससे मुख्य भाव उत्पन्न हो रहा है। मुख्य भाव क्या हो रहा है? कि हम इसे पालें। पाना हमारे लिए यही होगा, वस्तु के कारण जो आलंबन उत्पन्न होता है, जो पालने की चेष्टा होती है, उसे हम आलंबन कहते हैं। अब उद्दीपन, देखिएगा, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थायी भाव उद्दीप्त होता है, जागृत हो जाता है, देखे और तुरंत जागृत हो गया, भाव उद्दीप्त हो जाता है, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। नहीं समझे? अगर किसी गाने को बजकर सर का हिलाना या किसी नाच प्रोग्राम को देखकर नाचने लगना, ये सब के सब उद्दीपन विभाव हैं। उद्दीपन विभाव में यही होता है, देख के वैसी ही एक्टिविटी आप शुरू कर दें। अगर कोई मास्टर पढ़ा रहा है तो उसको देखा देखिए आप पढ़ाना शुरू कर दें, तो ये क्या है? उद्दीपन विभाव है। ऐसे विभाव जो मतलब देख के उत्पन्न होते हैं। और तीसरा नंबर हमारा पॉइंट है अनुभाव, मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टा अनुभाव कहलाती है। मनोगत भाव नहीं समझे? दुख जब हुआ या किसी तरीके का, जैसे मान लीजिए कि प्रेमी एक प्रेमिका से बिछड़ जाता है और बैठ के रोने लगता है, तो रोने की जो प्रक्रिया होती है वो अनुभाव कहलाती है। उसके बाद उसके मन में उसे पाने की हरदम चेष्टा रहती है और वो हरदम ऑल टाइम रोने लगता है, हर समय जब याद आती है तब रोता है। तो ये क्या है? अनुभव है। अनुभव में यही होता है कि आश्रय को, कह तो रहा है कि मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टा, जो आश्रय है, जिसके ऊपर वो आश्रित है, उसे पाने की जो चेष्टा होती है उसे अनुभाव कहते हैं। यानी किसी चीज को खो जाना और उसे पाने की चेष्टा करते रहना, उसकी याद में रोते रहना, उसे पश्चाताप करते रहना, ये हमारा अनुभव कहलाता है। जैसे 500 रुपया पॉकेट से गिर जाए तो उसे पाने की चेष्टा बार बार होती है कि वो पैसा मेरा कहाँ गिर गया, बार बार याद आती है, अफसोस होता है, ये हमारा अनुभव कहलाता है।
और संचारी या व्यभिचारी भाव, संचारी भाव को जानेंगे हम लोग, मन में संचरण करने वाली यानी अर्थात आने और जाने वाली भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। नहीं समझे आप लोग? अभी दिमाग में तुरंत आया कि पटना शहर कितना अच्छा होता, दिल्ली का लाल किला कितना बढ़िया है, तुरंत आया, तुरंत दिमाग से निकल गया। यानी ऐसी बातें जो तुरंत आती हैं और तुरंत चली जाती हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता इनकी, तो इसे हम संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। और इनकी संख्या कुल कितनी है? 33 मानी गई है। जैसे कह सकते हैं हर्ष, तुरंत खुश होना और फिर चुप हो जाना, लगातार कोई हंसेगा नहीं, तो ये चीज संचारी भाव के अंतर्गत है। स्मृति यानी दिमाग, दिमाग दो तरीके के कहते हैं ना। अब स्मृति में देखिएगा, जैसे हम लोग कंप्यूटर में पढ़ते हैं स्थायी मेमोरी और अस्थायी मेमोरी, ऐसे ही दिमाग में भी दो तरीके के अंग होते हैं, एक अस्थायी स्मृति, एक अस्थायी स्मृति। तो स्मृति के दो अंग होते हैं। और चिंता, किसी भी बात को लेकर चिंतित होना, उस पर मतलब ध्यान लगाए रखना, बार बार उस बात को दिमाग में चलाते रहना, ये चिंतन है। गर्व, किसी भी चीज को पाकर अपने आप को बहुत गर्वान्वित समझना, ये गर्व है। रोग का मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग, यानी रोग किसी भी तरीके की शारीरिक कष्ट को रोग कहते हैं। उग्रता, किसी भी चीज को देखकर और उग्र हो जाना, गुस्से में आ जाना। और आलस्य, किसी भी कार्य को देखकर न करना, ये आलस्य है। शंका, किसी भी बात, कोई किसी भी व्यक्ति को किसी चीज को देखकर शंका करना कि ये हो सकता है, कैसे किया होगा, ये हमारा क्या है? संचारी भाव है। और इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? रस के केवल प्रकार और रस किसे कहते हैं, बस इतना रहा। और इसको आप लोग तैयार कर लेंगे, ठीक है।